friends. So today, Unit 6, Contingent and Quasi-Contracts. Well, I'm delighted that this is the last unit of the Indian Contract Act. So काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय किया है. Contingent का मतलब क्या होता है ये समझेंगे. Quasi-Contracts किसे कहते हैं ये भी समझेंगे. कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट होता है जो एकदम वी आर वेरी श्योर अबाउट इट, और जब हम श्योर नहीं होते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्टिंजेंट. कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है, तो कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. वैसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो. कैसा होता है वैसा कॉन्ट्रैक्ट? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप मर जाते हो, अगर ये अगर वाला जो है, अगर और मगर, तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. अगर इंडिया मैच आज जीत जाती है तो 1 करोड़ रुपया का बाजी. तो इसे कहते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट नहीं कहते हैं. तो आगे वेजरिंग और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या फ़र्क है वो भी पढ़ना है. अब जैसे समझ लो मेरा छोटा भाई बैंक से लोन ले रहा है 1 करोड़ रुपए का. तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है मेरे छोटे भाई के बीच में, भाई और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है. बट बैंक चाहता है कि मेरे से गारंटी ले ले. तो मैं बैंक को गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मेरा भाई तुम्हें कोई भी वजह से पैसे नहीं चुका पाए, देखो ये आ गया ना वर्ड अगर. अगर मेरा भाई जो तुमसे लोन ले रहा है 1 करोड़ रुपए का, अगर वो नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा. तो ये अगर आते के साथ ये हो गया कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो सिंपल सा बात है, अपने एकदम आराम से आंख बंद करके या बात करके देखेंगे, जहां अगर आ गया शब्द अगर, तो अपने समझ जाएंगे ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का बात हो रहा है. और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हमें पढ़ना है. आइए स्टार्ट करते हैं. Contingent contracts. In this unit, we shall briefly examine what is called a contingent contract. ठीक है जी, एग्जामिन करते हैं. इट्स एसेंशियल्स. contingent contract के लिए क्या होना ज़रूरी है, इट एसेंशियल्स. एंड द रूल्स regarding enforcement of this type of contracts. Contract is an agreement enforceable by law. तो contingent contract, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को अब मुझे एनफोर्स कराना है. दोस्त ये तो पढ़ाएंगे बट अपने कॉमन सेंस से सोचते हैं. जैसे मैंने कहा कि अगर मेरा भाई डिफॉल्ट करता है लोन देने में 1 करोड़ रुपया का, तब अच्छा एक बात बताओ, मेरे भाई और बैंक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं. बट मैं जो गारंटी दे रहा हूं बैंक को, मेरे और बैंक के बीच में क्या कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल. तो मेरे और बैंक के बीच में कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. तो ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना है. तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेरे और बैंक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन चाहेगा इन्फोर्स कराना? बैंक चाहेगा इन्फोर्स कराना. अब मेरे को एक बात बताओ, बैंक कब चाहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो? मतलब कि जो मैंने गारंटी दी थी कि अगर मेरा भाई 1 करोड़ रुपया तुम्हें नहीं दे पाया बैंक, तो मैं दूंगा. तो कहीं ना कहीं जब मेरा भाई 1 करोड़ देने से इनकार कर दे बैंक को, ये जो अगर और मगर जो था, ये अगर एब्सोल्यूट बन जाए, उसने कहा
बैंक से कि नहीं मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो क्योंकि बैंक को रिफ्यूज कर दिया गया, जैसे ही उसने बैंक को रिफ्यूज किया, ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, जो मैंने कहा था बैंक को, इफ माई ब्रदर फेल्स टू गिव यू द मनी और रिफ्यूजेस टू गिव यू द मनी, देन आई विल गिव। तो कहने का मतलब है कि वो घटना पहले घटना जरूरी है। मेरे भाई को कहना पड़ेगा बैंक को कि जा बैंक मैं तो नहीं देता। तो जब वो बोलेगा ऐसा, उसके बाद ही बैंक मेरे पास आके उस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराएगी। एकदम सिंपल सी बात थी। तो यही चीज़ ये बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं हम बताएंगे आपको कि एनफोर्सेबल कब होगा। तो कब होगा क्या, हम तो समझ गए कब होगा। भाई देखो, अपना स्टाइल क्या है कि पहले अपने बातों को समझ लेते हैं, एकदम अपने भाषा पे, सिंपल भाषा पे पहले चीज़ों को समझ लेना है। उसके बाद, क्योंकि एग्जामिनेशन पे हमारा सिंपल भाषा, हमारा दिमाग तो कोई देख नहीं रहा कि हम कितने समझदार हैं, देखो जी हमसे सब समझ लिए, बट हमारे दिमाग का जजमेंट किस प्रकार से हो रहा है, हम कैसे लिख कर आ रहे हैं, कितना समझ गए वो कोई नहीं समझ रहा है, जो हम लिख रहे हैं उससे वो समझ रहे हैं। तो दोस्त, सिर्फ मेरी बातों को समझ लेना से कुछ नहीं होने वाला। अगर अपने को एग्जामिनेशन पे अच्छा नंबर लाना है तो जो हम समझ रहे हैं उस समझे हुए चीज को कैसे सही प्रकार से, सही लैंग्वेज में, सही वर्ड्स का इस्तेमाल करके एग्जामिनेशन हॉल पे क्या लिखना है, उसका सपोर्ट हम हमेशा कहाँ से लेते हैं, उसका सपोर्ट हम लेते हैं ICAI का मटेरियल से। क्योंकि ICAI का जो स्टडी मटेरियल है मेरे दोस्त, यही भगवत गीता है, यही कुरान है और यही बाइबल है। सो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल्स देखना एंड द रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है भाई, कैसे एनफोर्स होगा, कब एनफोर्स होगा, ये सब देखना है। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट recognizes certain cases in which an obligation is created without a contract। अरे बाबा रे, ये क्या कह दिया। ऑब्लिगेशन तो तभी होता है जब दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी से कि मैं अपनी गाड़ी तुम्हें 2 लाख रुपया में बेचूंगा, और बी रेडी हो जाता है। तो ए और बी का म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस तैयार होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। बट ये इसने क्या कह डाला भाई कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइज करता है कुछ ऐसे केसेस जहां पर ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। ऑब्लिगेशन मतलब एक ड्यूटी बन जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में होता है तो ए को अपना प्रॉमिस निभाना है, बी को अपना प्रॉमिस निभाना है, इसे कहते हैं ड्यूटी। बट बिना ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट किए बिना ही एक ड्यूटी और एक ऑब्लिगेशन बनना, ऐसे कुछ केसेस हैं जिस केसेस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहचानता है और मानता है। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी और का मिठाई, हमारे इंडिया में होता ना कि लड़का हुआ है तो रसगुल्ला बंटते हैं या मिठाई बंटते हैं, रसगुल्ला। बट ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब लड़की के होने पर भी वही रसगुल्ला बंट रहे हैं। तो ज़माना तरक्की कर रहा है, बहुत खुशी की बात है। चलो, लड़का हुआ हो या लड़की हुआ हो, अब रसगुल्ला बट रहा है। अब जाना था मिस्टर VN शर्मा के घर पे, और मेरे घर पे आ गया VN तिवारी के घर पे गलती से रसगुल्ला। तो क्योंकि शर्मा जी का नाम लिखा हुआ था रसगुल्ले के हांडी में, ठीक है, VN शर्मा लिखा था, और मैं हूं मिस्टर तिवारी और मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, मैं डायबिटिक हूं,
अब मैंने कहा अरे वाह ऊपर वाले, कितना प्यार करता है मुझसे। आज मैंने दिल ही दिल सोचा कि भाई भगवान, मुझे रसगुल्ला मुझे रसगुल्ला चाहिए भगवान। और भगवान तू इतना प्रेम करता है कि डायरेक्ट तूने रसगुल्ला भिजवा दिया। और बस मैंने भगवान को बीच में इन्वॉल्व कर लिया, मैंने जीसस को इन्वॉल्व कर लिया, मैंने अल्लाह को इन्वॉल्व कर लिया, और वो रसगुल्ला मैंने अपना समझ के खा लिया कि ये तो भगवान का प्रसाद है, भगवान की मर्जी थी। तो दोस्त, क्या ये वाकई सही है? इस रसगुल्ले पे नाम था वीएन शर्मा जी का, मेरा नाम है वीएन तिवारी। ये मेरे लिए नहीं था और मैंने खा लिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर गलती से, चलो यहाँ तो रसगुल्ला था, हो सकता कुछ भी आ जाए, किसी का सामान आ जाए अपने पास, तो क्या हमें ये सोच लेना चाहिए कि वाह ऊपर वाले, तेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तेरी मर्जी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी ऊपर वाले इसमें, इसीलिए ये मेरे घर पे आया है। अब हमारे कोचिंग सेंटर पे जो भी बच्चे आते हैं, अगर वो अपना वॉलेट मोबाइल फोन छोड़कर चले जाए और हम बोले वाह ऊपर वाले, ये तेरी मर्जी है, बच्चे मोबाइल छोड़कर गए नहीं हैं, तूने कहीं ना कहीं प्रेरणा दी है, तू चाहता है ऊपर वाले कि मैं इस मोबाइल को बेच दूं कल ले जाके, मैं अमीर बन जाऊं, वाह ऊपर वाले वाह। तो तुम्हें लग रहा है कि दोस्त ऐसा सोच सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या होना चाहिए? एक ड्यूटी बनना चाहिए कि अगर गलती से कोचिंग सेंटर पे बच्चे, स्टूडेंट्स अगर अपना वॉलेट, पर्स, बुक, बैग कुछ भी छोड़ के चले जाते हैं, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उन्हें वापस करूं। अगर मेरे घर पे गलती से किसी और का रसगुल्ला आ जाता है, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उसे वापस करूं। इस ड्यूटी को कहते हैं ऑब्लिगेशन। तो मुझे अगर मुझे किसी का गिरा हुआ हीरे का अंगूठी मिल जाए, सड़क पे हीरा का अंगूठी मिल जाए, वाह, और इस हीरे के अंगूठी का दाम निकले 1 करोड़ रुपया, और मैं खोजने का, इसके रियल ओनर को खोजने का कोई भी प्रयत्न ना करूं, वही कहूं कि वाह भगवान वाह, तेरा महाप्रसाद है, और इसे मैं बेच के अपने लिए घर खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, तो क्या ये सही है? और इमेजिन करो कि एक दिन ऐसा आए कि इसका रियल ओनर टकरा जाए मुझसे, और मैं बात ही बात में बता रहा हूँ, पता है ऐसा एक अंगूठी मिला था मुझे, तो मैंने तो भाई उसे बेच कर ये सब कर लिया, और रियल ओनर एस्टैब्लिश कर दे कि देखो भैया ये अंगूठी मेरी थी, तो क्या होगा? भाई मुझे लौटाना पड़ेगा जो भी मैंने किया है, इस अंगूठी के बलबूते पे किया जो मेरी नहीं थी। हाँ, अगर मैंने खोजा है, उस रियल ओनर को खोजने के लिए मैंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं, जो भी मैंने एक्सपेंस किया है, उस एक्सपेंस को माइनस कर सकता हूँ मैं ये दबाव भी नहीं डाल सकता कि चलो तुम्हारा एक अंगूठी मैंने खोज दिया है, तुम्हारा इस अंगूठी का दाम 1 करोड़ है, तो तुम्हें इनाम में मुझे देना चाहिए, तुम्हें कम से कम 50 लाख का इनाम मुझे देना चाहिए, ये फोर्स नहीं कर सकता मैं। तो ये केस ऐसा है कि किसी और का सामान जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है, उसे कोई भी वजह से अपना बनाने का चेष्टा मत करो। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं दोस्त अनजस्टिफाइड एनरिचमेंट। किसी और का सामान पे तुम रईस मत बनो। अनजस्टिफाइड एनरिचमेंट, शॉर्ट फॉर्म में से अनजस्ट एनरिचमेंट भी कहते हैं। और ऐसा ऑब्लिगेशन को हम कहते हैं
क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो आज का डिस्कशन है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक ब्रीफ रूपरेखा मैंने आपको दे दी है। अब हमारा काम है सिर्फ इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को पढ़ना, लैंग्वेज को समझना। सच ऑब्लिगेशंस arise out of certain relations which cannot be called as contracts in the strict sense। अब इसे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते, राइट। किसी का रसगुल्ला मेरे घर पे आ गया, मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया कि उसे देना है। गलती से बैडमिंटन खेलता हूँ मैं डेली, बैडमिंटन रैकेट किसी और का मेरे बैग में आ गया और मुझे उसे देना नहीं है नेक्स्ट डे, गलत बात है, मुझे देना है। सो स्ट्रिक्ट सेंस पे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, मगर एक ऑब्लिगेशन बनता है। ये ऑब्लिगेशन कौन बना रहा है? दिस इज क्रिएटेड बाय लॉ। कानून कह रहा है एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सिटीजन का फर्ज निभाओ, किसी और का सामान पर अपना हक मत जमाओ। Such obligations arise out of certain relations which cannot be called contracts in the strict sense। क्यों कॉन्ट्रैक्ट इन द स्ट्रिक्ट सेंस नहीं कह रहे हम? क्वाजी, अच्छा एक क्वेश्चन अगर आ गया, वाई इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ स्ट्रिक्ट सेंस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप ये बोलोगे quasi contracts are not contracts in the strict sense because in the quasi contract there is no offer, there is no acceptance, there is no consensus ad idem, and in fact neither agreement nor promise। कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। जब भी एक इंसान का राइट बनता है दूसरे इंसान पर, जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं उसमें ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसेंसस एड आइटम होता है। और जहाँ कंसेंसस एड आइटम नहीं है वहाँ देखो हमने कितना कुछ पढ़ा है, यूनिट 4 में पढ़ा है हमने बहुत कुछ। तो कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। एंड येट, और फिर भी उसके बावजूद भी लॉ इम्पोजेस, कौन इम्पोज कर रहा है? कानून। लॉ इम्पोजेस एन ऑब्लिगेशन ऑन वन पार्टी, एक पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन है। मुझे अंगूठी मिली तो बिल्ली लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। मुझे रिंग मिला, मेरा ऑब्लिगेशन और दूसरे पार्टी का अधिकार है इन फेवर ऑफ द अदर। कि अंगूठी खो दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि भूल जाओ, जिसे अब मिल गया वो उसका मालिक हो जाएगा। ऐसा अधिकार इंडिया के कानून ने नहीं दिया है कि अगर मैं कोई सामान खो दूं तो वो मेरा नहीं है, जिसको मिल गया वो उसी का। ऐसा कानून अभी तक नहीं आया है दोस्त। वी शैल हैव अ लुक ऑन दीज केसेस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, देखेंगे। अब कॉन्टिंजेंट का ऑपोजिट क्या होता है? कॉन्टिंजेंट मतलब अगर हो, अगर नहीं हो, इसे कहते हैं कॉन्टिंजेंट। अगर मगर अगर कहीं नहीं हो तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। आइए, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एब्सोल्यूट। तो जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है वो तो जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई मुझे ये गाड़ी बेचनी है 2 लाख में, तुम खरीदोगे? हाँ जी मैं खरीदूंगा, एकदम एब्सोल्यूट है, दोनों पार्टी के बीच में एकदम क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी एब्सोल्यूट और कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मतलब क्या? अगर मेरा भाई पैसा नहीं दिया, अगर ये जहाज, अगर मैंने इंश्योरेंस करा लिया जहाज में, एक शिप से मेरा माल आ रहा है, अमेरिका से शिप चल रही है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को जाके कहा कि अगर ये जहाज डूब जाए तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा चिंता मत करो, अगर ये जहाज डूब गई तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपया देंगे। तो अगर मतलब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी एब्सोल्यूट और अ कॉन्टिंजेंट। अगर ये जहाज नहीं डूबी, जहाज आ गई कलकत्ते, तो क्या मैं जाके इंश्योरेंस कंपनी से कहूंगा कि भाई मुझे मेरे पैसे दे दो? अब तो जहाज डूबने वाला कोई बात ही नहीं है, जहाज यहाँ आ चुकी है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वर्थ एंड वैल्यू नहीं रह गया।
ये भी हम समझते हैं, इसको आगे देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज वन, ये तो अभी जस्ट एग्जांपल दिया हमने कि मेरे को गाड़ी बेचना है, तुम्हें खरीदना, ठीक है। वेयर द प्रोमिसर अंडरटेक्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन एनी इवेंट विदाउट एनी कंडीशन। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट या नॉन कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, नॉन कंडीशनल। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब यह है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन कंडीशंस। यस, इट इज डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन। अगर जहाज डूबा तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, अगर जहाज नहीं डूबा तो इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं है। अगर मेरे भाई ने बैंक को पैसा नहीं दिया तो ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन अगर होगा पूरा तो ये काम हम करेंगे, ठीक है। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस आता है। डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31। टाइम टू चेंज द कलर, कलर चेंज करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31। A contract to do or not to do something. To do or not to do something. If some event collateral to such contract, जैसे मैंने बैंक से कहा था, मेरा भाई है, बैंक है, कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है 1 करोड़ का। मैं बैंक के साथ अलग से एक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किया हूं कि अगर मेरा भाई नहीं देता है बैंक को पैसा तो मैं दूंगा। अब देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाया हूं बैंक के साथ, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है। टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग का बाद में बात करेंगे। इफ सम इवेंट, इस सम इवेंट मतलब कौन सा इवेंट? कि मेरा भाई बैंक को रिफ्यूज करेगा, जिस दिन ऐसा होगा तो वो इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ है इसके साथ कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये भाई वाला कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ। तो कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अगर ये मेरा भाई ने मना किया बैंक को पैसे देने से तो मैं दूंगा। इतना इजी है, देखो, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी एंड गारंटी फॉल अंडर दिस कैटेगरी। चलो दोस्त, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने आपको समझा दिया, खत्म हो गया। अब तो बस एग्जाम्पल देखना है। A contracts to pay 1 lakh if B's house is burnt. This is a contingent contract. अगर B का घर बन जलेगा आग से तो मैं 1 लाख दूंगा। तो अगर अब मीनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट, ये तो आप समझ चुके हो। पोलाक एंड मुल्ला डिफाइंड अ कोलैटरल इवेंट as an event which is neither a performance directly promised। अब जैसे कोलैटरल इवेंट मैंने कहा था कि मेरा भाई का और बैंक का एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने गारंटी ले रखा कि भाई अगर पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दूंगा। तो परफॉर्मेंस जो करना है, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है, कोलैटरल इवेंट जो है वो भाई और बैंक के बीच में है। इसका परफॉर्मेंस मुझे नहीं करना है दोस्त, ये पैसा का लेन देन भाई ने बैंक के साथ किया है, राइट। तो मेरा परफॉर्मेंस थोड़ी ना है इसमें। ये एक ऐसा इवेंट है, कोलैटरल इवेंट इज एन इवेंट विच इज नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड। मैंने प्रॉमिस डायरेक्टली नहीं किया है, मैं तो इनडायरेक्ट आदमी हूं यार। एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैं तो गारंटी ले रहा हूं कि अगर मेरा भाई पैसा नहीं देता है तो मैं दूंगा। तो डायरेक्ट प्रॉमिस कौन किया बैंक को पैसा देने का? डायरेक्ट प्रॉमिस मेरे भाई ने किया है। मैं तो एक इनडायरेक्ट पीछे से अगर मेरा भाई नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो कोलैटरल इवेंट को समझाने के लिए जो लैंग्वेज क्या लिख रहा है? एन इवेंट विच इज नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड। तो देखो कितना अच्छा बात है। ये लैंग्वेज
मालूम होना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मेरा कोई डायरेक्ट प्रॉमिस नहीं है, मतलब मेरा इनडायरेक्ट प्रॉमिस है। नॉट द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, मेरा ना इसमें कोई कंसिडरेशन है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा लेन देन कुछ नहीं है। नॉट द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, तो वचन जो है आपस में इन लोगों का, मैं पीछे में हूँ, कोलैटरल इवेंट, तो कहीं मेरा डायरेक्ट परफॉर्मेंस नहीं है, मैं इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हूँ। इसको और वापस से समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया गया, आइए पढ़ते हैं कलर चेंज करके। A contracts to pay B 1 lakh if B's house is burnt. This is a contingent contract. Here the burning of the B's house is neither a performance promised. मैंने थोड़ी ना बोला था कि मैं इसका घर जलाऊंगा, कोई परफॉर्मेंस प्रॉमिस तो नहीं किया था एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉर इट इज अ कंसिडरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी, कोई कंसिडरेशन भी ऐसा कुछ नहीं है। द लाइबिलिटी ऑफ ए अराइजेज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ द कोलैटरल इवेंट। अगर ये ऐसा घटना घटा, अगर ये घटना घटा तो मैं पैसे दूंगा, कोई इसमें कंसिडरेशन भी नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये पैसे दूंगा। अब अपने देखना एसेंशियल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स, इसे समझना अच्छे से। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात बताओ, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भाई और बैंक के बीच में कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बट बैंक और मेरे बीच में, बैंक और मेरे बीच में कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल है। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब मुझे परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस अपने समझ चुके हैं, इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं भाई ने बैंक को नहीं दिया पैसा, तभी तो मुझे परफॉर्म करना। ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं। देखो, एक लाइन हमेशा आगे रहो, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से हमेशा एक स्टेप आगे रहोगे तो पढ़ने में मजा आएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन, जिसे अभी हम कोलैटरल इवेंट कह रहे थे, तभी हम परफॉर्म करेंगे, वरना हम क्यों परफॉर्म करेंगे। द कंडीशन में बी प्रीसिडेंट और सब्सिक्वेंट, अब ये कंडीशन पहले हो बाद में हो जो भी हो, बट अगर ये कंडीशन अगर ऐसा हो गया तो हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ए प्रोमिसेस टू पे ₹50,000 टू बी इफ इट रेन्स ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है भाई, अगर ऐसा हुआ तो हम पैसा देंगे। तो चलो, ये तो हो गया ए, पॉइंट नंबर 1। क्या है ये, इसे हम अच्छा से ग्रीन कलर से, द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर है। द इवेंट रेफर्ड टू, अब ये जो इवेंट है, ये जो इवेंट है ऊपर में, क्या ये इवेंट मेरे से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं। ठीक है, द इवेंट रेफर्ड टू इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मेरा है पैसे देने का, ठीक है, मगर ये जो मैं पैसे दूंगा वो किसी और बात के लिए है, बात कुछ और है। ठीक है, तो बात कुछ और है, अगर वो जहाज डूबा, ठीक है, द इवेंट रेफर्ड इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। द इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये है जहाज या मेरा भाई जो पैसे नहीं देगा, द इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द इवेंट शुड बी नीदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड नॉर अ कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। ठीक है, 10 where A agrees to deliver 100 bags of wheat and B agrees to pay the price only afterwards,
The contract is a conditional contract and not a contingent, because the event on which B's obligation is made to depend is part of the promise itself and not a collateral event. Similarly, where A promises to pay B 1 lakh if he marries C, it is not a contingent contract. A agreed to construct a swimming pool for B at 2 lakhs and B agreed to make the payments only on the completion of the swimming pool. It is not a contingent contract, as the event, that is construction of swimming pool, is directly connected to the contract. तो इवेंट इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब भी कोई ऐसा इवेंट जो कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं, यहाँ जितना भी एग्जांपल अभी हमने पढ़ा ये डायरेक्ट है, इसके सारे कंडीशंस जो है वो डायरेक्ट है, बट जैसे कोई कंडीशन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अभी जैसे हमने कहा आपको an absolute contract is one where promisor undertakes to perform the contract in any event without any condition. ठीक है, बट कॉन्टिंजेंट में क्या है कि एक दूसरा कंडीशन है बट दूसरा, उसका रिलेटेड इससे बात नहीं, दूसरे से। क्लियर है अपना बात ये। द कॉन्टिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। द कॉन्टिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। समझाते हैं आपको। द इवेंट शुड बी कॉन्टिंजेंट इन एडिशन टू बीइंग द विल ऑफ द प्रोमिसर। कॉन्टिंजेंट मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर मगर है हमेशा। तो देखिए यहां पर बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अब जैसे कि मेरे कंट्रोल में है, अब जैसे मैंने कहा अच्छा देखो बेटे, अगर मैं मुंबई जाऊं, ठीक है, 25 तारीख को, तो मैं तुम्हें 25,000 रुपया दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये अगर मगर तो है मुंबई का, बट क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है ये चीज? मुंबई जाना मेरे कंट्रोल में है, 25 तारीख को मैं, कहीं ना कहीं मेरा विल तो है इसमें इन्वॉल्व। तो इसमें फिर भी अगर और मगर आ गया है कि अगर मैं मुंबई जाऊं 25 तारीख को तो मैं तुम्हें 25,000 रुपया दूंगा। तो इसे हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं। कहा जाए तो, देखा जाए तो सर इसमें तो आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप समझ लो किसी को 25,000 रुपया देना चाहते हो और आप बोलते हो अच्छा ठीक है देखो, अगर मैं, अब समझ लो मैं अगर 27 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा टिकट विकट कटा हुआ है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 27 तारीख को दिल्ली गया तो चल तेरे को 10,000 दूंगा। तो क्योंकि ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं गया तो हो सकता टिकट कटा हुआ फिर भी मैं नहीं जाऊं, चलो तो मैं देखो मैं तो नहीं गया तो तुम्हें भी नहीं दूंगा मैं, अगर मैं जाता तो तुम्हें दे देता। तो ये जहां अगर मगर है, इवन इफ इट इज द विल ऑफ द प्रोमिसर, बट इट शुड नॉट बी मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। द कॉन्टिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका विल से नहीं होना चाहिए। द इवेंट शुड बी कॉन्टिंजेंट इन एडिशन टू द विल ऑफ द प्रोमिसर। If A promises to pay B 1 lakh, if he so chooses, it is not a contingent contract. अगर मैं अपने इच्छा से, भाई मेरे को क्या, मेरा इच्छा है, मैं देना चाहता हूँ 1 लाख रुपया, अब इच्छा से 1 लाख रुपया दे रहे हो, इच्छा से, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट में तो भैया गिव एंड टेक होता है, दोनों पार्ट का कंसिडरेशन होता है। ये तो मैं अपने इच्छा से दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ ए प्रोमिसेस टू पे बी 1 lakh, if he so chooses, it is not a contingent contract. In fact, it is not a contract at all. कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही कहाँ ये? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से कंसिडरेशन होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। However, where the event is within the promiser's will, but not merely his will, सिर्फ और सिर्फ उसका will नहीं है, it may be a contingent contract. कैसे? देखो ये एग्जांपल पढ़िए, समझ में आएगा। If A promises to pay B 1 lakh, if A left Delhi for Mumbai on a particular day, मेरा इच्छा तो है, बट क्या इसमें सिर्फ मेरा इच्छा है?
नहीं, बहुत सारा बात है। इट इज़ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज गोइंग टू मुंबई इज एन इवेंट, नो डाउट विद इन एज विल, बट इज नॉट मियरली हिज विल। उसके कंट्रोल में तो है, बट और भी तो फैक्टर्स हैं। बारिश, मौसम, प्लेन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तूफानी स्ट्राइक है, बहुत सारा बात है। अगर देख भाई, ये तूफान हट जाए और अगर मैं 27 तारीख को बॉम्बे जा पाऊँ तो कसम से तुम्हें 1 लाख दूंगा। मेरा तो इच्छा है, बट बाहर का भी तो इच्छा, बहुत सारा इच्छा मिले तब ये काम बने, तब ये कॉन्टिंजेंट हो गया। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कॉन्टिंजेंट इवेंट में क्या होता है कि अनसर्टेन, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, जा भी सकता हो भी सकता नहीं भी हो सकता। वेर द इवेंट इज सर्टेन और बाउंड टू हैपन, ये तो पता है कि होना ही होना है। द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू बी परफॉर्म्ड, then it is not a contingent contract, then it is not a contingent contract। अब एक बात बताओ, जो मुझे पता है कि होना ही होना है तो वो contingent कैसे हो सकता है? A agreed to sell his agricultural land to B after obtaining the necessary permission from the collector। अब समझो मुझे परमिशन चाहिए, अपना ज़मीन बेचने के लिए कलेक्टर साहब का परमिशन चाहिए, और एज पर द रूल्स मुझे परमिशन मिलना ही मिलना है। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो मुझे परमिशन नहीं दे, सर्टेन है परमिशन मिलेगा ही मिलेगा, बट कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। ठीक है, अब मैं इससे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ, क्या पता परमिशन मिले या ना मिले। नहीं मिलने का तो कोई बात ही नहीं है भाई, तुम अगर पेपर कंप्लीट करोगे तो परमिशन मिलना ही मिलना है, तो इसे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, सो ए अग्रीड टू सेल हिज एग्रीकल्चरल लैंड टू बी after obtaining the necessary permission from the collector। As a matter of course, the permission was generally granted on the fulfillment of certain formalities। जनरली भैया फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे तो क्यों हम किस बिना पे आपको परमिशन नहीं देंगे, हम तो देंगे। इट वॉज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज द ग्रांट ऑफ परमिशन बाय द कलेक्टर वॉज ऑलमोस्ट अ सर्टेनिटी। तो ये पॉइंट नंबर डी को ध्यान दीजिएगा। अगर कोई इवेंट सर्टेन है तो कॉन्टिंजेंट कैसे हो सकता है? जहां सर्टेनिटी हो भी सकता है नहीं भी, अगर एंड मगर, बात को समझिए, अगर मगर किंतु परंतु। अब इसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं भाई, तेरे को लैंड बेचना है, मुझे खरीदना है, बस जा कलेक्टर से परमिशन ले ले। ओ भाई तेरे पास जो पेपर्स है वो वही ना मांगेंगे, तेरे को सबूत तो देना ही पड़ेगा कि तूने खजाना और टैक्स वगैरह भर रखा है, तो इसमें क्या दिक्कत है यार? कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु परंतु है ही नहीं इसमें। जब कोई किंतु परंतु अगर मगर है ही नहीं तो दैट कैन नॉट बी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, अब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाना है। ठीक है, तो ये तो पता है, जैसे भाई जब तक बैंक को मना नहीं करेगा तब तक बैंक मेरा गर्दन नहीं पकड़ सकता। द रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट are laid down in section 32, 33, 34, 35, 36 of the Act। Enforcement of contracts contingent on an event happening। ठीक है, अब वो घटना घट चुकी, जिस बात का डर था वो हो चुका है। ठीक है जी, where a contract identifies happening of a future contingent event, future contingent event, ध्यान दीजिएगा, the contract cannot be enforced until and unless the event happens। if the happening of the event becomes impossible। अब तो ये घटना जो घटने का सोच रहे थे, देखो जब तक वो घटना नहीं घटेगा तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो ही नहीं सकता। अब ये जो बात था कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, मेरा बात था कि मेरा भाई अगर बैंक को 1 करोड़ जो उसने लोन लिया है अगर वो नहीं देता है तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं दूंगा। अब इस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे और मेरे बैंक के बीच में हुआ है,
और वही बैंक मेरा भाई का भी है। अब मेरे भाई ने बैंक को 1 करोड़ रुपया चुका दिया है। भाई ने मुझे टेलीफोन किया, भाई खुशखबरी है, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है, मैंने बैंक को वो 1 करोड़ रुपया चुका दिया है। तो तुमने गारंटी लिया था मेरे बुरे वक्त में मेरे भाई, थैंक यू सो मच। तुमने मुझ पर भरोसा किया था मेरे भाई कि तुम पक्का बैंक को पैसे दे दोगे टाइम पे। तो भाई, मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अपने दिसंबर 2018 तक का टाइम लिए थे भाई, बट हमने अप्रैल 10 अप्रैल को ही बैंक को पूरा पैसे दे दिए। अब ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे और मेरे बैंक के बीच में था कि मैं पैसे दूंगा, अब ये इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि मेरे भाई ने पैसे दे दिए। तो अब इसमें क्या है, इफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। अब क्योंकि मेरे भाई ने पैसा दे दिया है बैंक को, तो अब मैंने तो बात किया था कि अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब क्योंकि उसने पैसे दे दिए, अब तो ये इम्पॉसिबल सा हो गया। देन द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अब मेरे और मेरे बैंक के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसका कोई वजूद वैल्यू नहीं रह गया है। सेक्शन 32 क्या कहता है? सेक्शन 32 सेज दैट वेयर अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट is made to do or not to do anything, if an uncertain future event happens, it cannot be enforced by law unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, such contract become void. जैसे मैंने कहा मेरा भाई ने पैसा दे दिया है तो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया। एक शिप अगर 2015 31 दिसंबर तक नहीं आती है, कैलकाटा पोर्ट तक नहीं पहुंचती है, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा। मगर ये शिप 1 दिसंबर को कैलकाटा पोर्ट पहुंच जाती है, तो वो पहुंच गई है तो इम्पॉसिबल हो गया। इफ़ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो नहीं आने का मैंने बोला था कि अगर वो नहीं आती है तो पैसे दूंगा। अब क्योंकि वो आ चुकी है तो इम्पॉसिबल हो गया नहीं आना। या मैंने कहा था मैंने ये कहा था कि अगर ये शिप 1 जून 2018 तक कैलकाटा पोर्ट आ जाती है तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपया दूंगा। और 10 अप्रैल को ये शिप डूब जाती है, सैंक, तो इसका अब यहाँ आना 1 जून तक इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि ये डूब चुकी है। इम्पॉसिबल होते के साथ वॉइड। और अगर जैसे मैंने कहा था 1 जून तक आ जाती है, और इमेजिन करो 15 मई को वो कैलकाटा पोर्ट आ जाती है, तो यही इवेंट का बात था कि अगर आएगी तो मैं दूंगा, तो ये आ गई है तो मुझे देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल सा बात है दोस्त। एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी। सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, क्योंकि अब तो ये इम्पॉसिबल हो गया है। Enforcement of contracts contingent on an event not happening. Where a contingent contract is made contingent on non-happening of an event. Non-happening. It can be enforced only when its happening becomes impossible. Section 33 says, where a contingent contract is made to do or not to do anything, if an uncertain future event does not happen, it can be enforced only when the happening of that event becomes impossible and not before. कि अगर ये नहीं होता है तो where P agrees to pay Q a sum of money if a particular ship does not return, the contract becomes enforceable only if the ship sinks
सो दैट इट कैन नॉट रिटर्न। ठीक है, नॉट हैपनिंग, तो नॉट हैपनिंग तो तभी होगा जब उसका हैपन होने का चांसेस पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। वेर ए अग्रीज टू पे सम ऑफ बी, sum of money to B if a certain ship does not return. However, the ship returns back. Here the contract becomes void. Impossible हो गया अब तो। A contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person. When the living person does something to make the event or conduct as impossible of happening. देखो अभी लिविंग पर्सन का बात हो रहा है, जब भी अपने बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो वो वॉइड हो जाएगा। तो वही चीज़ लिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल, मतलब ये वॉइड हो जाएगा। कब वॉइड होता है? जब इम्पॉसिबल हो जाता है, जब उसका घटना इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब यही घटना एक लिविंग पर्सन के लिए बोला जा रहा है कि लिविंग पर्सन ने एक ऐसा घटना, ऐसा काम कर दिया कि अब वो इम्पॉसिबल हो गया, तो ठीक है, वॉइड हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, आप पढ़िएगा। वेर ए अग्रीज टू बी, वेर ए अग्रीज टू पे बी a sum of money, if B marries C, C marries D, B को पैसा तभी मिलना था जब C B से मैरी करती। ठीक है, विनोद का मैरिज चंपा से होता तो अशोक विनोद को पैसा देता, पर चंपा ने शादी कर ली धर्म से। क्योंकि चंपा ने धर्म से शादी कर ली तो अब विनोद को पैसा कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अब चंपा का शादी विनोद से होना नियरली इम्पॉसिबल हो गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो अशोक और विनोद के बीच में था कि भाई विनोद, अगर तेरा शादी चंपा से होता है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये नियरली इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि चंपा ने धर्म से शादी कर ली। दिस एक्ट ऑफ सी हैज़ रेंडर्ड द इवेंट ऑफ बी मैरिंग सी एज इम्पॉसिबल। अब विनोद का शादी चंपा से होना नियरली इम्पॉसिबल हो गया है। मगर फिर भी कहा जा रहा है इट इज दो पॉसिबल इफ देर इज अ डिवोर्स बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग केस है इन फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो मजा आएगा आपको। द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिफ। द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? प्लेंटिफ वो होता है जो केस फाइल किया है, डिफेंडेंट वो है जो केस को बचा रहा है। तो प्लेंटिफ ने फाइल किया डिफेंडेंट के खिलाफ। ठीक है, तो क्या था? तो डिफेंडेंट प्रॉमिस्ड, डिफेंडेंट मतलब तुम समझ लो, चलो डिफेंडेंट का नाम ले लो, चलो डी से धर्म ही ले लेते हैं। धर्म डिफेंडेंट है, डी से धर्म, और पी से है पूजा, पूजा द प्लेंटिफ। तो धर्म हैड प्रॉमिस टू मैरी पूजा ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। पूजा देखो, चिंता मत करो, देखो तुम से मैं शादी कर लूँगा, बट मेरे पिताजी को तो देखो तुम पसंद नहीं हो, तुम्हें भी पता है। तो जैसे जिस दिन मेरे पिताजी टपकेंगे मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो ठीक है, तो पूजा को धर्म ने ये वादा किया था कि पिताजी के देहांत के बाद धर्म पूजा से शादी कर लेगा। While the father was still alive, he married another woman. धर्म ने किसी और से शादी कर लिया, सरिता से शादी कर लिया, सरिता। अब धर्म कह रहा है पूजा से, देखो पूजा, मैंने तो कहा था कि मैं तुमसे तब शादी करूंगा जब मेरे पिताजी ऊपर चले जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। मेरे पिताजी अभी तो जिंदा है ना, तो फिर मैंने कहाँ गलत किया? मैंने सरिता से शादी कर ली। तुम्हें तो मैंने वादा किया था ना कि जब पिताजी मरेंगे तब मैं तुमसे शादी करूंगा। तो पिताजी तो जीवित है। बट भाई धर्म, तुमने सरिता से शादी कर लिया है, ठीक है, क्योंकि तुमने सरिता से शादी कर लिया है, तो अब तुम्हारा शादी मेरे से करना एक इम्पॉसिबल हो जा रहा है, क्योंकि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो।
ये पिताजी मरेंगे, ये सब तुमने जो ड्रामा किया था, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ। इट वॉज हेल्ड that it had become impossible that he should marry the plaintiff. अब तो इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि तुम शादीशुदा हो। एंड शी वॉज एंटाइटल्ड टू sue him for the breach of contract। मतलब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये देखो कितना शानागिरी से इसे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप देने का चेष्टा किया गया है कि जज साहब, मैंने तो इसे कहा था कि जब मेरे पिताजी मरेंगे तब मैं तुमसे शादी करूंगा। पिताजी तो मरे नहीं है, तो मैंने कहा कोई ब्रीच किया जज साहब। कितना शानागिरी इसे को। बट जज ने कहा नहीं भाई, तुमने सरिता से शादी किया, अगर तुम किसी और से शादी नहीं किए होते अभी तक, तुम कुंवारे रहते, तब कोई दिक्कत नहीं था। बट तुमने जो सरिता से शादी कर ली है, इसका मतलब ये है कि अब तुम पूजा से शादी कैसे कर सकते हो? यू आर ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, तो तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। Contingent on happening of specified event within the fixed time. A promises to pay B a sum of money if certain ship returns within a year. Fixed time. The contract may be enforced if ship returns within a year and becomes void if the ship is burnt within a year. ठीक है, तो टाइम के हिसाब से है। Contingent on specified event not happening within the fixed time। अब not happening में क्या है? A promises to pay B a sum of money if a certain ship does not return within a year. The contract may be enforced if the ship does not return within a year or is burnt within the year। ठीक है, तो ये भी हो गया। Contingent on impossible event। अब impossible event का तो मतलब ये है कि वो void हो जाएगा भाई। ठीक है, जो impossible है, जो हो ही नहीं सकता। Contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void, whether the impossibility of the event is known or not to the parties to an agreement at the time when it was made। ये देखो, अगर सूरज वेस्ट से उगेगा तो मैं 1,00,000 दूंगा, इम्पॉसिबल है। अगर स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन आपस में कोई स्पेस को एनक्लोज करेगा तो हो ही नहीं सकता। एनक्लोज करने के लिए दो स्ट्रेट लाइन और चाहिएगा भाई। 4 लाइन होने से स्पेस को एनक्लोज करेगा, तो दो स्ट्रेट लाइन कभी भी स्पेस को एनक्लोज नहीं कर सकता है। तो ये अग्रीमेंट हो गया है वॉइड, इम्पॉसिबल है। तो दोस्त, आज लगभग ये तो अपने को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। समय थोड़ा सा कम है, बट देखो फिर भी कोशिश करते हैं। अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट is a contract to do or not to do something with reference to a collateral event happening or not happening। समझ गए? वेजरिंग में क्या होता है? वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजरिंग अग्रीमेंट देखो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है क्योंकि ये इलीगल है, अग्रीमेंट लिखा है। वेजरिंग अग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ विथ रेफरेंस टू एन अनसर्टन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। पैसा का बात हो रहा है यहाँ पर। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में क्या होता है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट may not contain reciprocal promises। रेसिप्रोकल कहाँ है? ये शिप डूबेगा तो पैसा दूंगा, वो नहीं देगा तो दूंगा, तो रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है। कुछ हो गया तो मैं दे दूंगा। अब वेजरिंग अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अगर इंडिया जीता तो मैं दूंगा, इंडिया हारा तो तू देगा, ये सब जो रेसिप्रोकल आपस में जो है। अनसर्टन इवेंट इन अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट द इवेंट इज कोलैटरल। कोलैटरल को हम अच्छे से समझ चुके हैं। इन अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट द अनसर्टन इवेंट इज द कोर फैक्टर। उसी का तो बात हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच का ही तो बात हो रहा है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी वेजरिंग इन नेचर, मे नॉट बी, मगर वेजरिंग अग्रीमेंट इज एसेंशियली कॉन्टिंजेंट इन नेचर। एसेंशियली क्योंकि उसमें तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इंडिया जीत भी सकता है, हार भी सकता है। इंटरेस्ट क्या होता है? अब देखो, मैंने कहा था मेरे भाई का पैसा अगर वो बैंक को नहीं दिया तो मैं दूंगा। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव इंटरेस्ट in the subject, contracting parties have interest in the subject matter in contingent contract। भाई मेरे को मेरा पैसा देना है, अगर मेरा भाई नहीं दिया, ये है वो है, तो इसमें एक मेरा इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व हूँ, रिलेटेड है। और यहाँ पर क्या हो रहा है?
इंडिया से मेरा क्या संपर्क है, पाकिस्तान से मेरा क्या संपर्क है, क्रिकेट से मेरा क्या संपर्क है, कोई पर्सनल संपर्क नहीं है। बस वो जीतेगा हारेगा तो अपना पैसा का कमाई हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। Contingent contract is not based on doctrine of mutuality of loss and gain. लॉस एंड गेन पे नहीं, तू जीतेगा या तो मैं हारूंगा तो तू जीतेगा, वो कहाँ होता है, बाजी में होता है। अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ गेम, लूजिंग एंड गेनिंग अलोन मैटर्स। इफेक्ट क्या होता है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, अ वेजरिंग अग्रीमेंट इज वॉइड। तो दोस्त आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नेक्स्ट डे फिनिश करेंगे, ठीक है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वैसे मैंने आपको बता तो दिया था, बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू फिनिश क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो चलो दोस्त, टाटा बाय बाय, आई लव यू।